वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 8 सितंबर 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़। और स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, अगस्त महीने का जो करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ का कंपाइलेशन है वो टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। आप उसे वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं और अपने रिवीजन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 3 इन्फॉर्मेशन आपके सामने है जिसके बेसिस पर आपको एक पर्सनैलिटी को चूज़ करना है। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि उनकी एक किताब है द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, जिसने ग्लोबल अटेंशन अट्रैक्ट किया था इंडियन फिलॉसफी को लेकर। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो उनकी फिलॉसफी है वो अद्वैत वेदांता पर बेस्ड हुआ करती थी। और तीसरा स्टेटमेंट ये है कि उन्हें भारत रत्न से अवार्ड नवाजा गया था, उन्हें अवार्ड किया गया था भारत रत्न, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये अवार्ड उन्हें 1954 में दिया गया था। तो बताइए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी, देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर बाबा आमटे। अपना सही जवाब बताइए। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इंडिकेट करती है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की ओर, जिनके बर्थ एनिवर्सरी को हम टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं ऑन 5 सितंबर। तो इनके बारे में कई सारे आर्टिकल्स वगैरह वेरियस न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुए थे। उन्हीं इन्फॉर्मेशंस को आधार बनाकर ये प्रश्न आपके सामने रखा गया है। तो 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। ये इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट बने। इनकी बहुत ही पॉपुलर बुक हुई द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। इनका जो सिद्धांत था वो अद्वैत वेदांत का था, मतलब कि आत्मा और परमात्मा दोनों से अलग नहीं है बल्कि दो के दोनों एक ही हैं। उन्होंने हिंदुज़म को डिफेंड किया, जो वेस्टर्न क्रिटिसिज्म हिंदुज़म उस समय फेस कर रहा था उसको लेकर। इनके कई सारे और भी वर्क हैं लाइक इंडियन फिलोसफी, द फिलोसफी ऑफ उपनिषद एंड आइडियलिस्ट वे ऑफ लाइफ, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट, ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। नहीं, इस किताब का नाम कुछ और है, ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शंस। 1955 की ये बुक थी। जो अगला प्रश्न है वो गोल के बारे में है, दैट स्टैंड्स फॉर गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ये एक मिशन है जो कि वुमेन को एम्पावर करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया है यही आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस में हैं गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और नीति आयोग। सही जवाब बताइए। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी। फेसबुक के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, हालांकि वो अकेले इसमें नहीं है, ये जॉइंटली लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और फेसबुक ने इन दोनों लोगों ने मिलकर इसे लॉन्च किया, जिसमें जो 5000 यंग वुमेन हैं ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में, उन्हें डिजिटली मेंटोर किया जाएगा, मतलब डिजिटल अवेयरनेस उनमें इनकलकेट की जाएगी। फेसबुक का ये प्रोग्राम है जहाँ पर हम गाइड करेंगे, इनकरेज करेंगे ट्राइबल गर्ल्स को विलेज लेवल पर, ताकि वो डिजिटल यंग लीडर्स बन सकें अपनी कम्युनिटीज़ के लिए। ये जो प्रोग्राम है वो अंडर प्रिविलेज्ड यंग ट्राइबल वुमेन को कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा, जो एक्सपर्ट मेंटर्स हैं बिजनेस, फैशन या फिर आर्ट के एरिया में। ये उन्हें इकोनॉमिकली, और ये जो इनिशिएटिव है या मिशन है ये इकोनॉमिकली और सोशली जो मार्जिनलाइज्ड यंग वुमेन हैं उन्हें गाइड करेगा ताकि वो लाइवलीहुड स्किल्स वगैरह भी अटेन कर सकें। जो डिजिटल जेंडर गैप होता है मेल और फीमेल के बीच में, उसे भी ये फिल करने का प्रयास करेगा। जो अगला प्रश्न है वो ब्रिक्स के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये जो ग्रुपिंग है इसे फॉर्मलाइज किया गया था। जो ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स की पहली मीटिंग थी 2006 में, उसमें फॉर्मलाइज करने का मतलब है कि इसे औपचारिक स्वरूप प्रदान किया गया था 2006 में। दूसरा ये है कि जो 6th ब्रिक्स समिट हुई थी फोर्टलेजा में, वहाँ पर लीडर्स ने एक एग्रीमेंट साइन किया और उस एग्रीमेंट के तहत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को स्टैब्लिश किया गया। तो सही जवाब बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो जो पहला स्टेटमेंट है दैट्स ट्रू, लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है, बिकॉज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज़ नॉट द इनिशिएटिव ऑफ ब्रिक्स। रेदर जो 6th ब्रिक्स समिट हुई थी उसमें इन लीडर्स ने आपस में मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक को यानी कि एनडीबी को इस्टेब्लिश किया गया था। इसीलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और केवल 1 ओनली विल बी द आंसर। अभी हाल ही में 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है। मतलब देखिए, मिनिस्टर्स के अलग अलग सेगमेंट होते हैं। जो कल्चर मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बाद में अपनी मीटिंग्स को स्टार्ट किया होगा, इसीलिए इसका ये 5th एडिशन था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज करवाई गई। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 6th ब्रिक्स समिट है वो तो 2014 में ही हो गई थी, लेकिन ये 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ब्रिक्स है वो स्टैंड करता है
5 कंट्रीज़ के नाम को लेकर, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2001 में एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे जिम ओनेल, उन्होंने ब्रिक वर्ड कॉइन किया था 4 देशों के एक्रोनिम के तौर पे। दोज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। ये आपस में कोऑपरेट तो कर रहे थे, लेकिन फाइनली इनके फॉरेन मिनिस्टर्स 2006 में मिलते हैं और उन्होंने ये मसौदा तैयार किया कि हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो रेगुलर इंटरवल्स पे मिलकर कोऑपरेशन बिल्डअप कर सके। और साउथ अफ्रीका को भी 2010 की जो ब्रिक्स समिट थी उसमें इनवाइट किया गया। चूँकि पहले ब्रिक ही था, साउथ अफ्रीका नहीं था, तो एस नहीं था। बाद में जब साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन कर लिया तो ये ब्रिक्स बन गया। जो चेयरमैनशिप है इस फोरम की वो इन 5 कंट्रीज़ के लीडर्स में बारी बारी से जाती है, ठीक है। जो अगला प्रश्न है वो SCRI के बारे में है, दैट स्टैंड्स फॉर सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव। इसे किसने प्रपोज किया, ये आपसे पूछा गया है। ये ट्राइलैटरल अप्रोच है ट्रेड का। ट्राइलैटरल होने का मतलब ये है कि इसमें 3 देश होंगे या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब ट्राइलैटरल इंडिकेट कर रहा है 3 देशों की ओर। खैर ये इन्फॉर्मेशन एडिशनल मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ कि इसमें और भी ज़्यादा लोग आ सकते हैं, बट प्रपोज किसने किया, दैट इज़ द क्वेश्चन। जापान, इंडिया, USA और रशिया, ये आपके ऑप्शंस हैं। अगर आप अपना सही जवाब सोच चुके हों तो सही जवाब इसका ए है, जापान। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को प्रपोज किया जापान ने। इनिशियली तो इसे ट्राइलैटरल बनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें जापान को साथ मिलेगा इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पर देखिए ये एक ट्राइलैटरल अप्रोच होगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर जापान इसे लॉन्च करेगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि अभी चाइना के ऊपर सप्लाई चेन को लेकर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। बहुत सारी चीज़ें चाइना से ही कई सारी कंट्रीज़ मंगाती हैं। कई बार अगर आप एक सिंगल कंट्री पर डिपेंडेंट हैं किसी भी चीज़ की सप्लाई के लिए तो उसके खतरे होते हैं। वहाँ पर कोई क्राइसिस आ जाए, लाइक सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कोई जैसे अभी कोरोना की जो प्रॉब्लम कोविड-19 की फैली, उसके बाद भी चाइना से चीज़ों को मंगाना मुश्किल हो गया। ऐसे केस में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हैं वो आपको सप्लाई नहीं कर पा रहा है। ये तो नेचुरल हो गया, कुछ आर्टिफिशियल भी होता है। वॉर या फिर राइवलरी की वजह से वो कंट्री आपको सप्लाई देने से मना कर दे, तब भी आप क्राइसिस में आ जाएंगे। और चाइना का जो रवैया है पॉलिटिकल सिनेरियो में वो काफ़ी एग्रेसिव है, तो लोग चाइना से थ्रेट भी फील करते हैं वेरियस कंट्रीज़। तो उन्होंने प्लान ऐसा बनाया कि हम अपनी डिपेंडेंसी को चाइना के ऊपर कम करते हैं और जो चीज़ें हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होकर उनसे सप्लाई ले रहे हैं, अपनी सप्लाई को हम डाइवर्सिफाई करते हैं। मतलब हम एक ही जगह से सारी चीज़ें क्यों मंगाएंगे। तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया एक साथ आ रहे हैं कि जो चीज़ें हम चाइना से मंगाते हैं हम उसका अल्टरनेटिव ढूंढेंगे और कई अन्य जगहों से उन चीज़ों को मंगाने का प्रयास करेंगे। तो यही एक इनिशिएटिव है जिसे जापान ने प्रपोज किया है। अभी तो ये ट्राइलैटरल है, लेकिन प्लान ये है कि बाद में जो इंडियन ओशन या फिर जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके आसपास जो देश हैं उनको भी इनवाइट किया जाएगा कि वो यहाँ पर आएँ और ज्वाइन करें। ठीक है, ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स है किसी भी इंडिविजुअल कंपनीज़ या जो इकोनॉमीज़ हैं, जैसे कि चाइना का जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो काफ़ी डिस्रप्टिव है। दैट्स वाई कंसर्न्स फील किए जा रहे हैं। इसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसे अट्रैक्ट करने का प्रयास किया जाएगा और इंडो पैसिफिक रीजन को इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने पर भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसमें म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप को बिल्ड किया जाएगा। जो अगला प्रश्न है वो कोंडाना रैट के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये है कि एक प्रकार की इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है जो कि एंडेमिक है सिंगाड प्लेटू की। एंडेमिक का मतलब होता है कि सिर्फ वहीं पर पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये जो इसका नेचुरल हैबिटेट है वो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट होता है। सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल ड्राई लो लैंड जो ग्रासलैंड्स होते हैं या फिर अर्बन एरियाज होते हैं, ये वहाँ पर भी पाया जाता है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपको सिंगाड प्लेटू की लोकेशन पता हो तो आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। सही जवाब अगर आपने सोच लिया हो तो बात करते हैं। देखिए जो सिंगाड प्लेटू है वो महाराष्ट्र में है। कोंडाना, अगर आपने ये नाम पहले सुना हो, अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी तानाजी, उसमें एक फ़ोर्ट की बात की गई थी, कोंडाना फोर्ट, अगर आपको नाम याद आ रहा हो। ये वही लोकेशन है, सिंगाड प्लेटू की जो लोकेशन है वहीं पर ये कोंडाना फोर्ट हुआ करता था। वो एक्चुअली में एक लोकेशन है, वहाँ पर उसी लोकेशन से ये रैट अपना नाम डिराइव करता है। दैट्स वाई इसे कोंडाना रैट बोला जाता है। तो यहाँ पर दो के दोनों ही स्टेटमेंट जो आपके सामने हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, देखिए कोंडाना सॉफ्ट फर्ड रैट, इसके बहुत सॉफ्ट फर होते हैं, आप इमेज में भी देख सकते हैं। ये लार्ज मीटेड या इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, महाराष्ट्र की लोकेशन में आपको मिलती है। नॉक्टर्नल बरोइंग रैट है ये मतलब रात में चलना पसंद करते हैं। नेचुरल हैबिटेट उनका हमने जो क्वेश्चन में डिस्कस किया था वही है। कई तरीके के थ्रेट इनको हैं, लाइक ओवर ग्रेजिंग ऑफ वेजिटेशन और टूरिज्म या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की वजह से जो डिस्टर्बेंस वगैरह हो रहा है उसकी वजह से इनका जो हैबिटेट है वो डिसरप्ट हो रहा है। जो अगला प्रश्न है वो स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट के बारे में है। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी यही आपसे पूछा गया है। यू हैव ऑप्शंस ग्रीन पीस, ऑक्सफैम, मोबाइल क्रैचेस या फिर चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट। सही जवाब बताइए। सही जवाब अगर आपने सोच लिया हो तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी,
मोबाइल क्रैचेस। सी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में द यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स और यंग चाइल्ड इन्वॉल्वमेंट इंडेक्स, ये दोनों इंडेक्स रिलीज़ किए गए। ये दोनों इंडेक्स एक रिपोर्ट का पार्ट थे। उस रिपोर्ट का नाम था स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड। इस रिपोर्ट को एक प्रकार के एनजीओ ने रिलीज़ किया है जिसका नाम मोबाइल क्रैचेस है। ये एक एनजीओ है। अब अगर हम यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर किसी भी बच्चे के हेल्थ, न्यूट्रिशन या कॉग्निटिव ग्रोथ को मेज़र किया जाता है कई इंडिकेटर्स इस्तेमाल करके, लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब 1000 बच्चों के जन्म में कितने ऐसे बच्चे रहे जिनकी मौत 1 साल से कम उम्र में ही हो गई। स्टंटिंग, मतलब एज के हिसाब से जो हाइट है वो इंक्रीज़ नहीं हुई। नेट अटेंडेंस एट प्राइमरी स्कूल लेवल, ये तो कॉमन ही है। 5 स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया इस रैंकिंग में, इंडेक्स में, केरला, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम। जो यंग चाइल्ड इन्वायरमेंटल इंडेक्स है, यहाँ पर इन्वायरमेंट को मेज़र किया जाता है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है चाइल्ड की वेलबींग को। उनके लिए एटमॉस्फेयर कैसा है। 5 पॉलिसी इनेबलर्स को फोकस किया जाता है, जैसे पॉवर्टी एलिवेशन के कैसे प्रोग्राम्स हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, एजुकेशन लेवल, सेफ वाटर सप्लाई, जेंडर इक्विटी, इनके लिए कितना वर्क किया जा रहा है। इस रैंकिंग में 5 स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया, दोस्तों केरला, गोवा, सिक्किम, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। जो अगला प्रश्न है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज़ के बारे में है। इंडिया की कई सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज़ हैं, तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपके सामने है। पहला तो यह है कि जो साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन 1958 था, उसने साइंटिफिक एंटरप्राइज और साइंटिफिक टेम्पर का फाउंडेशन इंडिया में रखा, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा ये है जो प्राइमरी फीचर था टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983 का, वो टेक्नोलॉजिकली सेल्फ रिलायंस बनाने का उद्देश्य रखता था इंडिया के लिए, प्रमोशन और डेवलपमेंट करना था इसमें हमें इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज़ का। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो यहाँ पर गिवन 2 के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज अभी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम एक नई नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी फ्रेम करेंगे। अगर ये पॉलिसी फ्रेम हो जाती है, स्टिप जिसे नाम दिया गया है, तो ये 5वीं पॉलिसी होगी। इसके पहले 4 पॉलिसीज़ और भी आ चुकी हैं। जो इसके पहले की 4 पॉलिसीज़ थी, पहली तो थी 1958 में साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसमें साइंटिफिक एंटरप्राइज और टेम्पर का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। अगला आया टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983, जिसमें टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की बात की गई कि हम इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज़ पे फोकस करें। तीसरा आया 2003 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, जिसमें यह कहा गया कि हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनना है टेक्नोलॉजी के फील्ड में। चौथा आया साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013, इसमें 2010 से 2020 का जो डिकेड है उसे डिकेड ऑफ इनोवेशन डिक्लेयर किया गया और नॉलेज बेस्ड इकॉनमी बनाने का प्रयास किया गया, जहाँ पर नॉलेज इकॉनमी के सेंटर में हो। वही मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है या ह्यूमन कैपिटल है उस पर फोकस किया जाए। नॉलेज जो हो वो लोगों की जॉब या फिर आउटकम का एक कोर सोर्स हो। तो इस प्रकार की इकॉनमी को बिल्ड करने का प्रयास किया गया। तो ये 4 पॉलिसीज़ हैं, अगर ये बन जाती है तो ये 5वीं होगी। ये न्यूज़ में थी, दैट्स वाई ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। जो अगला प्रश्न है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन ये है कि जो पब्लिक स्पेंडिंग है एजुकेशन पे बाई सेंटर एंड स्टेट, उसे जीडीपी का 6% करना है। दूसरा ये है कि एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाएंगे, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जो कि आइडियाज़ को जो यूज़ है टेक्नोलॉजी का उसके लिए आइडियाज़ वगैरह एक्सचेंज करने का प्लेटफॉर्म बनेगा। तीसरा ये है कि एक न्यू स्कूल करिकुलम तैयार किया जाएगा जिसमें कोडिंग और वोकेशनल स्टडीज़ को 9th क्लास के स्टूडेंट्स में ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। और चौथा ये है कि 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स लॉन्च किया जाएगा जिसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के ऑप्शंस दिए जाएंगे हायर एजुकेशन में। कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है बताइए। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। तीसरे वाले ऑप्शन में जो क्लास 9th कहा गया है, मतलब ये जो कोडिंग वगैरह है या वोकेशनल स्टडीज़ है, इसे क्लास 6 से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। मतलब बहुत बेसिक लेवल से प्लान किया गया है कि हम स्टूडेंट्स को इस तरीके से ट्रेन करेंगे कि आगे वो चल के अपने आप को इंडस्ट्री स्पेसिफिक या जॉब जनरेटिंग स्किल्स जो हैं वो अवेल कर सकें, या जॉब अवेलिंग स्किल कहें तो ज़्यादा उचित रहेगा। यहाँ पर देखिए न्यू स्कूल, ये सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, वो तो बात हो गई। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि क्लास 6 से ही लॉन्च हो जाएगा। देखिए 34 सालों बाद ये नई पॉलिसी आई है। उद्देश्य यह है कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया जाए ताकि हम इंडिया को रीबिल्ड कर सकें। हाई क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करने का प्रयास किया जा रहा है। जो अगला प्रश्न है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में है। ये एनुअली पब्लिश किया जाता है। कौन करता है यही पूछा गया है। पहला ऑप्शन है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क और चौथा है ग्लोबल हैप्पीनेस ऑर्गेनाइजेशन। सही जवाब बताइए। इसका देखिए जो सही जवाब है वो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, यानी कि सी। इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 156 कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है कि वहाँ के लोग अपने आप को हैप्पी मानते हैं कि नहीं मानते हैं।
उसके लिए एक पोलिंग की जाती है, गैलप वर्ल्ड पोल उसे कहा जाता है, जहाँ पर 6 वेरिएबल्स को ध्यान में रखकर मेज़र किया जाता है। 2000 GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जनरॉसिटी और अब्सेंस ऑफ करप्शन। 2020 की जो रिपोर्ट आई है उसने फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ सिटीज़ को भी रैंक किया है दुनिया में कि वो वेलबींग के लिए या सोशल अर्बन जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके लिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं और वो हैप्पीनेस को कैसे इफेक्ट कर रहा है। इंडिया को बहुत अच्छी रैंक नहीं मिलती है, मतलब पहले तो जो रैंक थी वो 140 थी, अभी रैंक और ड्रॉप हो गई है, हम 144 पर आ गए हैं। मतलब इंडिया में जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे तो लोग कुछ ज़्यादा ही दुखी दिख रहे हैं, इससे थोड़ा कम दुखी होंगे बट दुखी हैं, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है वो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में है। कौन पब्लिश करता है, पूछा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सही जवाब बताइए। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब रहने में कितनी आसानी हो रही है ना। सही जवाब इसका ए है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मतलब घर आपका जो है वो आपके लिए कितना ईजी है और आसपास का एटमॉस्फेयर। इसमें देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसे रिलीज़ करता है। इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर हम इवेलुएट करते हैं, लाइक लोकल बॉडीज़ कैसे सर्विसेज दे रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की इफेक्टिवनेस कैसी है, जो सिटीज़ में लिवेबिलिटी है मतलब रहने की जो स्थिति है वो कैसी है, और सिटीजन परसेप्शन कैसा है इन आउटकम्स को लेकर। इसी बेसिस पर इसे इवेलुएट किया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन टू यूपीएससी बैच लॉन्च हो चुका है। आप विद इन 8 मंथ अपना कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हैं। इस कोर्स को अवेल करने के लिए आपको सिंपली video.onlyis.in पे जाना है या फिर आप OnlyIS का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका पार्ट अभी चल रहा है रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस का, हम उसे ही आगे बढ़ाएंगे, उसी से प्रश्न आपसे पूछेंगे। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लास्ट मंथ का कंपाइलेशन टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, उसे उठाकर आप रिवीजन कर सकते हैं। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।